हेलो एवरीवन। तो भाई कैसे हैं सभी लोग। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो भाई प्रीवियस लेक्चर में हमने 11th फिजिक्स में कहाँ तक कवर कर लिया था, क्योंकि आज इस लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं 11th फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक। और प्रीवियस लेक्चर तक हमने कंप्लीट किया न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के कुछ एग्जाम्पल्स हमने आपको बताए थे, कुछ उसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स थे वो हमने कवर किए थे। ठीक है, बहुत बढ़िया। और आज इस लेक्चर में हम करेंगे फ्रिक्शन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक को हम कवर करने जा रहे हैं, दैट विल बी फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन की कॉन्सेप्ट क्या होती है, कितने टाइप्स के होते हैं और क्या यूजेस हैं, क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं फ्रिक्शन फोर्स के। ठीक है, स्टार्ट करें। बहुत बढ़िया। तो भाई मेरा नाम है अमित कुमार एंड आई वेलकम यू अगेन ऑन एमिटी फिजिक्स यूट्यूब चैनल। हियर यू गेट ऑल काइंड ऑफ वीडियोज रिलेटेड टू फिजिक्स। ठीक है, स्टार्ट करें। बहुत बढ़िया। तो बता देंगे मुझे क्या हाल चाल है एक बार जल्दी से सभी के। ठीक है, क्या हाल चाल है भाई सभी दोस्तों के। ठीक है, बता देंगे मुझे जल्दी से और फिर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हेडिंग ये डालेंगे फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, लेट मी चेक दैट वीडियो इज ऑन गोइंग और नॉट। ओके, इट्स ऑल वेल। सो हेडिंग ये डालेंगे भाई, हेडिंग ये डालेंगे फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, हेडिंग क्या डालेंगे, फ्रिक्शन। तो बड़ी बड़ी हेडिंग डालेंगे फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है सारा कवर करेंगे। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में अपने पास चल रहा है। ठीक है, न्यूटन्स लॉ एनएलएम अपना टॉपिक चल रहा है 11th फिजिक्स में। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हमने कंप्लीट कर लिए। उसके बाद मैंने शूडो फोर्स बताया था, शूडो फोर्स से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे, कुछ क्वेश्चंस बताए थे। ठीक है, और बाकी एक दो क्वेश्चन यदि रह भी गया होगा तो लास्ट में एंड में जब हम चैप्टर के टोटल क्वेश्चंस लेते हैं, मिक्सअप क्वेश्चन लेते हैं, उसमें हम कवर करवा देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो फ्रिक्शन की बात करते हैं भाई, फ्रिक्शन क्या होता है। ठीक है सर, फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन फोर्स है मेरे बच्चे। फ्रिक्शन क्या है, एक फोर्स है। ये कब होता है, कब लगता है किसी बॉडी के ऊपर, कब लगता है, होता क्यों है, क्या कारण है। देखिए, जब भी कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी की सरफेस के ऊपर, जब भी एक बॉडी दूसरी बॉडी की सरफेस के ऊपर या तो मोशन कर रही है या मोशन करने का टेंडेंसी रखती है, या तो बॉडी मोशन कर रही है, ठीक है, किसी सरफेस के ऊपर मूव कर रही है, या टेंडेंसी है उस मोशन की, उस बॉडी के ऊपर टेंड कर रही है, मतलब अभी मोशन स्टार्ट नहीं हुई, बस टेंडेंसी दिखा रही है कि हाँ मैं करने जा रही हूँ मोशन। दो सिचुएशंस में लगता है। यदि बॉडी रेस्ट पर है तो फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगता। तो हमने क्या बोला, या तो बॉडी मूव कर रही है दूसरी बॉडी की सरफेस के ऊपर या टेंडेंसी रखती है, तो अपने पास फ्रिक्शन फोर्स लगता है। और वो जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो हमेशा एक बॉडी की दूसरी बॉडी के रिलेटिव जो वेलोसिटी है, रिलेटिव जो मोशन है, उनको अपोज करता है। ठीक है, यहां पर रिलेटिव वर्ड करना जरूरी है। ठीक है, रिलेटिव वर्ड लेना जरूरी है, क्योंकि एक बॉडी दूसरी बॉडी के रिलेटिव में यदि आगे जा रही है, ठीक है, तो नीचे वाली बॉडी क्या कहेगी कि ऊपर वाली बॉडी का जो रिलेटिव मोशन आगे की ओर है उसको अपोज करेगी। अपोज कैसे करेगी, अपने अंदर एक फ्रिक्शन फोर्स को डेवलप कर कर, ठीक है, उस बॉडी के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा। ठीक है, वो फ्रिक्शन फोर्स जो है उस मोशन को अपोज में करेगा, अपोजिशन दिखाएगा, मतलब वो बॉडी आगे की ओर नहीं करेगी, मूवमेंट नहीं दिखाएगी, इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ठीक है, लेकिन मान लीजिए एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर सरफेस में आगे की ओर मूव कर रही है, उतनी ही स्पीड से उसी डायरेक्शन में दूसरी बॉडी भी मूव करने लग जाए तो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। मोशन अभी भी है, मोशन अभी भी है, लेकिन दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स जीरो होगा। इसलिए हमने रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव मोशन हमने यहाँ पर लिया है। ठीक है, समझ रहे हो, मतलब रिलेटिव मोशन जरूरी है किन्हीं दो बॉडीज के बीच में, दो बॉडीज के बीच में, ये फ्रिक्शन फोर्स बोला। अब तुम कहोगे सर ये फ्रिक्शन फोर्स जो है ये जनरेट कहां से हुआ, अराइज कहां से हुआ। ठीक है, इसका जो जनरेशन है क्यों हुआ और क्या कारण है इसका ओरिजिन। तो मेरे बच्चे एक बात बताएंगे, जो फ्रिक्शन फोर्स है वो एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप का होता है। यदि क्वेश्चन में ये आए, ठीक है, एग्जाम में ये दिया जाए कि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो किस प्रकार का होता है, तो हम ये कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर क्यों सर, कैसे, क्या कारण है। देखिए, वापस से वो एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर मूव कर रही है, ठीक है,
तो मूवमेंट जब करेगी तो दोनों बॉडीज की जो सरफेसेज हैं, दोनों बॉडीज की जो सरफेसेज हैं, दोनों बॉडीज की जो सरफेस हैं, ठीक है, दोनों बॉडीज की जो सरफेस हैं, उनके जो एक बॉडी की जो सरफेस है, दूसरी बॉडी की जो सरफेस है, उन बॉडी की सरफेस के बीच में जो मॉलिक्यूल्स होंगे, यदि अपन डीप में माइक्रो लेवल पर जाएं, ठीक है, सूक्ष्म अवस्था की ओर जाएं, तो एटम्स होंगे, एटम्स मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। और एक बॉडी के जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो हैं उनमें जो अपने पास इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस है, दूसरी बॉडी के जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, उन दोनों के क्या करेंगे, अट्रैक्शन दिखाएंगे। और हमें तो इसको तो आगे की ओर मूव करना है, लेकिन ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये कहेंगे भाई यहीं पर जाओ मत, यहीं पर चिपके रहो, जाओ मत, यहीं पर चिपके रहो। लेकिन हम बाहर से फोर्स लगा रहे हैं इस बॉडी के ऊपर, ए बॉडी के ऊपर, ये दो बी बॉडी मान लीजिए, दो बॉडी हैं, ठीक है। तो ये बॉडी आगे की ओर मूवमेंट करना चाहेगी, लेकिन ये कहेगी कि मत जाओ, क्योंकि ये फ्रिक्शन फोर्स जो है लग रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का होता है, ठीक है। तो एक तरह से ये जो है अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स को फील करता है, जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होता है। उसका कारण क्या होता है, ये कारण होता है फ्रिक्शन फोर्स जो है एटम्स और मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है उसके कारण उत्पन्न होता है। दूसरा कारण ये भी है कि दो बॉडीज की जो सरफेस यदि रफ होंगी, जितना ज़्यादा रफ सरफेस होंगी, उन दोनों के बीच इंटरलॉक सिस्टम बन जाएगा, ठीक है। कैसे, देखो मान लीजिए एक बॉडी ए है, ठीक है, मान लीजिए दूसरी बॉडी बी है, ठीक है। इन दोनों को जब ये मूवमेंट करेगी आगे की ओर, तो यदि हम इसको जूम कर कर देखें, ठीक है, माइक्रोस्कोप से जूम करके देखें, तो इरेगुलरिटी रहती है इन सरफेस की, ठीक है, ये इस प्रकार से। दूसरी बॉडी की जो अपने पास ये इंटरलॉक बन जाते हैं, ठीक है, तो आपस में जो है वो टाइटली जो इंटरलॉक हो जाते हैं, फंस जाते हैं, ठीक है, इरेगुलरिटीज़ होती हैं। तो एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर जब चलना चाहेगी तो इसका जो इंटरलॉक सिस्टम है, ठीक है, ये अपोज करेगा इसको, तो ये भी कारण है रफनेस का, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ओरिजिन होता है। ये उत्पन्न क्यों होता है, क्यों जनरेट होता है, क्योंकि ये जो है रफनेस के कारण होता है, बॉडी की जो सरफेस रफ हो जाती है तो उसके कारण होता है। साथ ही साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर होता है, तो उन दोनों मॉलिक्यूल्स एक बॉडी के जो एडहेसिव फोर्स जिसको बोलते हैं, ठीक है, एक बॉडी दूसरी बॉडी के जब अपने पास अट्रैक्शन फोर्स लगाती है उनको बोलते हैं एडहेसिव फोर्स, ठीक है, अट्रैक्शन फील करती है, तो एडहेसिव इन नेचर। तो इसके कारण अपने पास ये फ्रिक्शन फोर्स नेचर में आता है। अब बात करेंगे फ्रिक्शन फोर्स कितने टाइप के होते हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स जनरली अपने पास बोले हम 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। अपने पास आता है स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, और थर्ड आता है अपने पास काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। एक एक कर सभी को देखेंगे, लेकिन उससे पहले डेफिनेशन जो है लिखना है वो जरूरी है, इसलिए डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। डेफिनेशन हम लिखेंगे, तो डेफिनेशन लिखेंगे सभी के सभी, अपनी नोटबुक निकाल लेंगे और नोटबुक में लिखना स्टार्ट करेंगे साथ साथ, ठीक है, लिखना स्टार्ट करेंगे। चलो भाई स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो हमने क्या बताया था, कोई बॉडी या तो मोशन में हो या टेंड टू मूव करे। तो पहली बात हम लिखेंगे, एक बात हम लिखेंगे व्हेनेवर, ठीक है, लिखेंगे सभी के सभी बच्चे व्हेनेवर ए बॉडी, व्हेनेवर ए बॉडी, ठीक है, व्हेनेवर ए बॉडी moves or tend to move on the surface of another body, then a force comes into picture, a force comes into picture that acts parallel to the surfaces of body
surfaces of body and, ठीक है, and oppose the relative motion of the bodies। समझ गए इस बात को? कब पिक्चर में आएगा? जब कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी की सरफेस के ऊपर या तो मोशन को टेंडेंसी दिखाए मोशन करने की, या क्या करे, या उस सरफेस के ऊपर मूव करती हो, ठीक है। जब टेंडेंसी दिखाती है तो फोर्स लगता है स्टैटिक, और जब मूवमेंट में होती है तो उसको बोलते हैं काइनेटिक। और उन दोनों के बीच की एक सिचुएशन आती है जहां पर बॉडी जस्ट स्टार्ट करती है मोशन को, उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। अभी बताएंगे सारा, कंफ्यूज नहीं होना, बस ध्यान ये रखना है, व्हेनेवर ए बॉडी टेंड टू मूव और moves on another body surface then there is a friction force, ठीक है, जिसको बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। पैरेलल टू बॉडी अपोज द रिलेटिव मोशन ऑफ द बॉडीज, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। इट इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स, इट इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। इसी को हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स भैया, इसी को हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स। सही बात है सर। अच्छा एक बात बताएंगे सर, ये तो आपने बात बोल दी, सही बात है, जब भी बॉडी टेंडेंसी करेगी तो अपोजिट में लगेगा। जैसे हम बता भी देंगे, जैसे हम बोले हैं, मान लीजिए एक बॉडी ले लिया हमने, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ये अपने पास कोई सरफेस है, ठीक है, रफ सरफेस, ठीक है, रफ सरफेस है, और ये कोई बॉडी एम मास की कोई बॉडी है, ये मूव नहीं कर रही है अभी, लेकिन टेंडेंसी इसकी इस तरफ है, समझ रहे हो? मतलब अभी मूव नहीं कर रही है, ये टेंडेंसी ऑफ मोशन है, ठीक है, इसको हम बोल देंगे टेंडेंसी ऑफ मोशन, ठीक है, टेंडेंसी ऑफ मोशन इस तरफ है, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर जो है फोर्स जो लगेगा वो इस टेंडेंसी ऑफ मोशन के क्या लगेगा? अपोजिट लगेगा, यानी इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा है, जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स, और उसको स्मॉल एफ से दिखा देते हैं, ठीक है, स्मॉल एफ से हम दिखा देते हैं। और एक और सिचुएशन ले लीजिए, मान लीजिए उस सिचुएशन में जो एम मास की जो बॉडी है वो मूवमेंट कर रही है, मोशन में है, वी वेलोसिटी से मोशन में कर रही है, वी मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, इस सिचुएशन में भी फोर्स लगेगा, इस सिचुएशन में भी फोर्स लगेगा, और वो जो लगेगा वो भी उसको अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। मान लीजिए इस तरफ मोशन करने लग जाए तो इस तरफ मोशन कर ले, अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करे तो उसके हमें तो क्या करना है? हमें तो जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में दिखा देना है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा एफ। तुम सोच रहे हो कि फ्रिक्शन फोर्स जो है, फ्रिक्शन फोर्स जो वो चलने का अपोज करता है, मोशन को रोकने की कोशिश करता है। मान लीजिए आपने किसी ऑब्जेक्ट को पुश करके छोड़ दिया, ठीक है, तो थोड़े टाइम के बाद में वो जो ऑब्जेक्ट है वो रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स उस मोशन को अपोजिट डायरेक्शन में रोकने का प्रयास करता है, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगने लग जाएगा, अपोजिट मतलब डी एक्सेलरेशन लगने लग जाएगा उस बॉडी के ऊपर, और एक टाइम के ऊपर आकर वो बॉडी रेस्ट पर आ जाएगी। इसका मतलब ये तो गड़बड़ हो गया सर, हम तो चाहते थे कि बॉडी वो चलती रहे, लेकिन वो रुक गई फ्रिक्शन फोर्स के कारण। तो हमें उस बॉडी की मोशन को मेंटेन करने के लिए, एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट करते हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। तो ये अपने पास कारण होता है फ्रिक्शन फोर्स का, ठीक है। अब तुम कहोगे सर ये फ्रिक्शन फोर्स तो बहुत ही ख़राब चीज़ है क्योंकि ये बॉडी को रोक रहा है। बिल्कुल सही बात है, रोकता भी है। और दूसरी बात, यदि मान लीजिए आप बॉडी को मूवमेंट करवा रहे हो, ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन में नीचे की ओर फोर्स लगता है, ठीक है, फ्रिक्शन लगता है, घर्षण होता है, ठीक है, घर्षण जनरल डे टू डे लाइफ में भी देख सकते हैं। एक बॉक्स को जब आप खिसकाते हो तो नीचे से आवाज़ आती है ना रगड़ने की, फ्रिक्शन की, वो फ्रिक्शन फोर्स के कारण होता है। तो जब फ्रिक्शन फोर्स जो वो जब रगड़ महसूस होती है दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में, तो हीट भी जनरेट हो जाती है, और हीट के कारण जो है
कई बार अपनी बॉडी को नुकसान भी हो जाता है, ठीक है। बड़ी बड़ी मशीनरीज होती हैं, उन मशीनरीज में फ्रिक्शन के कारण ही जो मशीन्स हैं उनके कुछ पार्ट्स जो वो ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। हीट के कारण पार्ट्स ख़राब हो जाते हैं, घिस जाते हैं, ठीक है। जो अपने पास जो व्हीकल के जो टायर्स होते हैं, व्हीकल के टायर भी क्या होते हैं, कई बार जो बहुत ज़्यादा आप रब करवाते हो, ठीक है, जब ब्रेक लगाते हो अचानक से, ठीक है ना, लगाते हैं ना हीरो बनते हुए ब्रेक लगाते हैं, तो वो जो फ्रिक्शन के कारण जो उस सड़क के और उस टायर के बीच में जो रबिंग होती है, उसके कारण जो टायर घिस भी जाता है, कई बार तो आग भी लग जाती है, वो फ्रिक्शन के कारण ही होता है, ठीक है। अब ऐसा ही नहीं है कि फ्रिक्शन फोर्स बहुत बुरा है सर, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता तो मैं चल नहीं पाता, फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता तो इस मार्कर को मैं पकड़ भी नहीं सकता था, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स के एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। फ्रिक्शन फोर्स के कारण लिखना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर चिपकती भी नहीं, अच्छा और ना तो और यहाँ पर मैं लिख भी नहीं सकता था फ्रिक्शन के कारण, ठीक है। ये जो शाही आप लिख रखा है हमने, ठीक है, ये फ्रिक्शन के कारण ही हो रहा है, अदरवाइज ये शाही नीचे गिर जाती है, चिपकती नहीं। तो एडहेसिव जो फोर्स है वो एक तरह से फ्रिक्शन के कारण आता है, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो हम एक और बात और लिख लेते हैं, फ्रिक्शन फोर्स इज इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। तो हम एक बात और लिख लेंगे, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। फ्रिक्शन फोर्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। क्यों होता है ये? इट अराइजेज ड्यू टू अट्रैक्शन between atoms or molecules of one body, ठीक है, एंड अनदर बॉडी। उन बॉडीज के बीच में जो है फ्रिक्शन जो है इसके कारण अपने पास अराइज होता है। बोल सही बात है कि नहीं? बिल्कुल सर, इतनी बात मैं समझ गया, ठीक है। एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड अदर, ठीक है। साथ ही साथ हम ये भी बोल सकते हैं एंड ड्यू टू रफनेस, ठीक है, ड्यू टू रफनेस, रफ जो जितनी बॉडी जो रफ होगी, ठीक है, स्मूथ नहीं होगी, रफनेस के कारण भी अपने पास फ्रिक्शन फोर्स लगता है, रफनेस के कारण, ठीक है। इंटरलॉक सिस्टम हो जाता है। कैसे? देखो अब हम बताएं, यदि हम इसको विजुअलाइज करें, मान लीजिए एक बॉडी है, ठीक है, एम मास की कोई बॉडी है अपने पास, ये एम मास की कोई बॉडी है और ये अपने उस सरफेस के ऊपर मूव कर रही है, मान लीजिए, ठीक है, ये इस सरफेस के ऊपर मूव कर रही है। अब जब हम इसको लेंस लगाकर देखोगे ना, बड़े बड़े चश्मों से लगाकर देखोगे, तो तुम्हें पता है क्या दिखेगा? तुम्हें ये दिखेगा कि जब आप इसको माइक्रोस्कोप से जब देखोगे, जूम करके, ठीक है, जूम करके देखोगे तो ऐसा लगेगा भैया, ये ऐसा लगेगा कुछ इस प्रकार से जो रफ सरफेसेस होती हैं, ठीक है, ये रफ सरफेसेस होती हैं एक एम मास की, और दूसरी जो ये बड़ी वाली जो अपने पास जो सरफेस है, इसके साथ ये क्या कर लेती है? इंटरलॉक सिस्टम दिखा देती है, ये इंटरलॉक बना लेती है, ठीक है, ये इंटरलॉक सिस्टम बन जाता है। अब करो इसको मूव, जब आप इसको मूव करोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी रे, परेशानी आएगी, ठीक है। टेंडेंसी ऑफ मोशन इस तरफ करोगे तो अब जो है रफनेस, ठीक है, इरेगुलरिटीज इन सरफेस, ठीक है, इरेगुलरिटीज, ठीक है, इरेगुलरिटीज इन सरफेस, कॉन्टैक्ट सरफेस, सही है, बिल्कुल। तो ये कुछ सीन हो जाता है और इसके कारण जो वो फ्रिक्शन फोर्स नेचर में आता है, अपने पास ओरिजिनेट होता है, ठीक है। तो ये कारण है फ्रिक्शन फोर्स का। वाह सर, ये बात थी, बिल्कुल मेरे बच्चे, यही बात थी, और कुछ था ही नहीं फ्रिक्शन में। फ्रिक्शन फोर्स बुरा होता है? हाँ मेरे बच्चे, बुरा होता है। क्या सर ये अच्छा भी होता है? बिल्कुल अच्छा भी होता है। फ्रिक्शन अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। फ्रिक्शन फोर्स जो है नॉन कंजर्वेटिव टाइप का होता है, ठीक है, इसमें मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं होती। जहां भी यदि आप फ्रिक्शन फोर्स देखोगे वहां पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं होगी,
ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स की ये कोई कहानी थी, छोटी सी कहानी थी। अब फ्रिक्शन फोर्स के टाइप्स भी बताएंगे आपको, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स कितने टाइप का होता है तो आगे लिखेंगे, ठीक है। आगे ये लिखेंगे फ्रिक्शन फोर्स कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे फ्रिक्शन फोर्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। कौन कौन से फोर्सेस हैं? पहली यदि मैं बात करूं फ्रिक्शन फोर्स की, यदि मैं पहली बात करूं कौन सा वो होता है, तो हम बोलेंगे एक तो होता है अपने पास स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन। सेकंड जो होता है अपने पास होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। और जो थर्ड होता है अपने पास उसको बोलते हैं हम काइनेटिक फ्रिक्शन। ये तीन टाइप के होते हैं और बारी बारी से हम एक को बताएंगे कैसे लगते हैं। भाई हैं तो तीनों अपोजिंग फोर्स, तीनों जो फोर्स है रिलेटिव मोशन को या टेंडेंसी मोशन को अपोज करते हैं, लेकिन सिचुएशन क्या होती है, कब कब लगते हैं वो भी हम देखेंगे, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। तो पहले नोट करेंगे भैया, नोट नहीं करोगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा, और मज़ा नहीं आएगा तो फिर पढ़ाने में मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। बहुत ही बढ़िया भैया। हाँ तो भाई आ जाओ, स्टार्ट करते हैं आगे, ठीक है। इरेज कर देते हैं इसको, ठीक है। हो गया होगा, आपने लिख लिया होगा। तो ये यहाँ पर अपने पास कंप्लीट किया हमने फ्रिक्शन फोर्स की कुछ जनरल इंट्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स में पहला जो टाइप है जिसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, वो क्या है, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। अब तुम देखते जाओ ये गब्बर क्या क्या करता है, ठीक है। आ जाओ, पहली बात करेंगे भैया, देखो पहली बात हम क्या करेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन की। तो हम बात करेंगे सर स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, बताओगे ना तुम क्या होता है? वाह जी वाह, स्टैटिक फ्रिक्शन सर मैं बताऊंगा स्टैटिक फ्रिक्शन क्या। देखो स्टैटिक फ्रिक्शन की यदि मैं बात करूं, जब बॉडी की मोशन स्टार्ट नहीं हुई है, अभी मोशन स्टार्ट नहीं हुई है, बस टेंडेंसी ऑफ मोशन है। कई बार होता है ना ऐसा कि हम जो है किसी बॉक्स को खिसकाने का प्रयास करते हैं, ठीक है, हम खिसका रहे हैं लेकिन वो मूव नहीं कर रहा, ठीक है ना। मैंने और खिसकाया, मैंने और फोर्स लगाया बाहर से, लेकिन वो फिर भी नहीं खिसका, वो खिसक क्यों नहीं रहा है? वो खिसक इसलिए नहीं रहा है क्योंकि नीचे सरफेस पर जो है स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। मैं जब मैं एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू बढ़ा रहा हूं तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो भी अपनी वैल्यू बढ़ा रहा है, इसलिए इस फोर्स को बोलते हैं सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। फिर और कोई मतलब वो जो स्ट्रॉन्ग फोर्स मैंने और लगाया एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स को मैंने और बढ़ाया लेकिन फिर भी नहीं बढ़ा, वो फिर भी नहीं चला, वो मोशन में नहीं आया। तो जब कोई सी बॉडी के ऊपर यदि मोशन स्टार्ट नहीं हुई है लेकिन बॉडी टेंडेंसी में है, मोशन की टेंडेंसी में है कि भाई अब हो सकती है स्टार्ट लेकिन हुई नहीं है, तब जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स के इक्वल में होती है। भाई कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं पुश कर रहा हूं लेकिन वो चल नहीं रही है, इसका मतलब जो फ्रिक्शन है भाई वो फ्रिक्शन मेरे एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल है, तभी नहीं चल रही है। ऐसा ही तो है। अरे मुन्ने बोल, हाँ तेरे से ही बोल रहा हूं, ऐसा ही तो है ना भाई। ऑब्जेक्ट को मैं खिसका रहा हूं लेकिन वो मोशन में नहीं आ रही है, नीचे से फ्रिक्शन फोर्स इक्वल लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो नहीं हो रहा है। मैंने एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ाया तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो बड़ा चालाक है, वो भी अपना वैल्यू बढ़ा लेता है, मेरे के इक्वल कर लेता है, ठीक है। तो तब ये अपने पास जो फोर्स है वो एडजस्टिंग में आता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसमें कि स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है, देखिए इसमें लिखेंगे भैया, ठीक है, when a body ठीक है, when a body is in tendency of motion
on the surface of another body, but motion is not started yet. But motion is not yet started. Motion is not started yet. ठीक है. Then it comes into picture. Then there is a force. ठीक है. There is a force which, ठीक है, which acts in opposite direction. ठीक है. In opposite direction of tendency of motion. Tendency of motion. ठीक है. टेंडेंसी ऑफ मोशन. अच्छा, ये जो फोर्स है, ठीक है, पहले मैं इसको रिफिल कर लेता हूँ. ठीक है, लगता है बेचारा कमज़ोर पड़ गया. लेट मी फिल फर्स्ट ऑफ ऑल. हाँ जी, अब बेचारा फिल हो गया है. ठीक है, अब हम करते हैं इसको स्टार्ट आगे. वाह जी वाह. अब देखो क्या चल रहा था. ठीक है, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी की सरफेस के ऊपर टेंडेंसी ऑफ मोशन में है, लेकिन मोशन अभी स्टार्ट नहीं हुई है, तो जो फोर्स लगता है वो बोलता है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगता है, और ऑलवेज अपोजिट होता है टेंडेंसी ऑफ मोशन के. ठीक है, ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है. ठीक है, इट इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इट इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स. इट इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स. ठीक है, विच ऑलवेज, ठीक है, विच ऑलवेज इक्वल्स टू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स. Thus, बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट. इसीलिए तो बॉडी जो है वो रेस्ट पर रहती है मेरे बच्चे. रिमेन्स एट रेस्ट, क्योंकि ये चलने नहीं देता, मूव करने नहीं देता. ठीक है, मूवमेंट होती नहीं इसकी. ये कारण है. बहुत बढ़िया. अच्छा, ये बात है तो सर सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, ऑलवेज इक्वल्स टू एक्सटर्नल फोर्स है, और हमेशा बॉडी रेस्ट पर रहती है. ठीक है, बहुत बढ़िया. लेकिन यदि बॉडी टेंडेंसी दिखाए ना तो नहीं लगेगा. ठीक है, व्हेन ए बॉडी इज एट रेस्ट एंड नो एनी टेंडेंसी ऑफ मोशन, then there will be zero friction force. There will be zero friction force. जीरो फ्रिक्शन फोर्स. बिल्कुल सही पकड़े हैं. कोई फोर्स ही नहीं लगेगा फ्रिक्शन. अरे बॉडी रेस्ट पर है ना, तो टेंडेंसी दिखा रही है ना, चल रही है ना, तो मोशन में है ना, टेंडेंसी और मोशन में दोनों ही सिचुएशन नहीं है, तो फोर्स भी नहीं लगेगा. फ्रिक्शन फोर्स तभी अराइजेज होता है जब बॉडी टेंडेंसी और मोशन दिखाए, या अपने पास जो है मोशन में हो ऑलरेडी, तब आता है. ठीक है, ये हुआ स्टैटिक फ्रिक्शन की बात. ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन ऑलवेज जो है अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल होता है. इसका कोई एक्स्ट्रा कोई फॉर्मूला नहीं है कैलकुलेट करने का. जैसे मैं बोलूँ एग्जांपल हम बात करें, मान लीजिए जो है एक ऑब्जेक्ट है. ठीक है, और यहाँ पर मैंने फोर्स लगाया F, एक्सटर्नल फोर्स लगाया, बट बॉडी जो रेस्ट पर है. ठीक है, बॉडी जो है एट रेस्ट है. बॉडी इज एट रेस्ट.
बॉडी इज एट रेस्ट। तो पहली बात, कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन का टाइप क्या है, पहली बात, ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या है। तो पहली बात टेंडेंसी, देखो फोर्स इस तरफ लगाया मैंने, फोर्स इस तरफ लगाया तो बॉडी किस तरफ चलना चाहेगी, जिस तरफ फोर्स लगाए उसी तरफ चलना चाहेगी, ऑब्वियस है। तो इस तरफ जो है इस बॉडी की टेंडेंसी ऑफ मोशन है, ठीक है। लेट मी चेंज दी अनदर मार्कर, ले देखो ये हमारे पास, ठीक है, फोर्स जिस तरफ लगाया उसी डायरेक्शन में अपने पास टेंडेंसी ऑफ मोशन होगी। तो ये टेंडेंसी ऑफ मोशन है, बिल्कुल है सर। अब इस तरफ टेंडेंसी ऑफ मोशन है तो फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा, इसके अपोजिट सरफेस पर ही तो लगता है, सरफेस के पैरेलल में, तो ये फ्रिक्शन लग गया। और ये फ्रिक्शन कौन से प्रकार का टाइप होगा, ये जो होगा स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। और हमने अभी भी बात की है, स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स के होती है, मतलब जो एफ होगा, ठीक है, उस एफ की जो वैल्यू होगी वो एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल होगी। सही बात है, बिल्कुल सर, ये बात तो बिल्कुल सही बोली सर आपने। सेकंड बात कर लेते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन के बाद में हम करते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन की हेडिंग डालेंगे। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, अब देखो सिचुएशन क्या चल रही थी, सिचुएशन ये चल रही थी, जो ब्लॉक है, वो जो बॉक्स था वो खिसक नहीं रहा था, नहीं खिसक रहा, बिल्कुल नहीं खिसक रहा। हमने बाहर से पावर चेंज की, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एक इंसान को लेके वो खिसका रहा है, फिर भी नहीं चल रहा। लेकिन मैंने कंटिन्यूसली एक्सटर्नल फोर्स को मैंने बढ़ाता गया, बढ़ाता गया, बढ़ाता गया, इंक्रीज करता गया, इंक्रीज करता गया। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, उसकी एक लिमिटिंग वैल्यू आएगी, जिसके बाद में जो है वो अपनी वैल्यू को बढ़ा नहीं पाता है। और उसके बाद में भी यदि हमने एक्सटर्नल फोर्स को लगाते गए, बढ़ाते गए, तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो ब्लॉक, वो जो बॉक्स है वो मूवमेंट में आ जाता है, मोशन में आ जाता है। तो वो जो मैक्सिमम एक्सटर्नल अप्लाइड जो फोर्स है, मैक्सिमम एक्सटर्नल अप्लाइड जो फोर्स है, जिस फोर्स के करस्पॉन्डिंग जो अपने पास स्टैटिक फ्रिक्शन है, जिसके बाद में जो है अपने पास मोशन स्टार्ट हो जाती है, वो जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। समझ रहे हो, उसको क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन, मतलब उसकी लिमिटिंग है, लिमिटिंग वैल्यू। स्टैटिक फ्रिक्शन की जो लिमिटिंग जो वैल्यू होती है वही लिमिटिंग फोर्स होता है, ठीक है, समझ रहे हो। मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग जो फ्रिक्शन है और कुछ नहीं होता, वो एक तरह से स्टैटिक फ्रिक्शन का ही टाइप है। लेकिन वो कब अराइज होता है, जब बॉडी जस्ट स्टार्ट करने की मूड में है, बस स्टार्ट होने ही वाली है, ठीक है, जस्ट स्टार्ट होने ही वाली है। तो हम बोलेंगे, हम आगे लिखेंगे, देखो, when we continuously increase external force on any body, ठीक है, on any body, ठीक है, then static friction also increases, ठीक है, static friction also increases, बिल्कुल इंक्रीज होगा, ठीक है। बट होता क्या है, बट इफ वी कंटिन्यूसली इंक्रीज, ठीक है, if we further continuously, ठीक है, increase external force, then ठीक है, at a point of external force, the body starts moving, ठीक है। So the maximum applied external force, ठीक है, मैक्सिमम अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है,
हमने क्या बोला, ठीक है, क्या बोला, स्टार्ट मूविंग सो दी मैक्सिमम अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, क्या बोल सकते हैं इसको, द बॉडी स्टार्ट्स मूविंग सो द मैक्सिमम अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स फॉर विच, ठीक है, फॉर विच देर इज ए मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, अप टू विच बॉडी remains at rest, ठीक है, is called limiting is called limiting friction, ठीक है, limiting friction। मतलब ये हुआ, हम ये बोल सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वो मैक्सिमम वैल्यू जिस तक, ठीक है, जिस तक बॉडी स्टार्ट न करे, अब थोड़ा सा भी उसके आगे हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, बॉडी स्टार्ट करने लग गई, ठीक है। तो जो मैक्सिमम, यहां पर ध्यान देना, ठीक है, ये अंडरलाइन कर लेना, ठीक है, ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो गया, अंडरलाइन क्या करोगे, हम ये बोलेंगे द एक्सटर्नल फोर्स, हम ये बोलेंगे सो द मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स, ठीक है, मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स फॉर विच देर इज ए मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अप टू विच बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, अप टू विच बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट। अरे भैया फोर्स बढ़ाते गए, एक्सटर्नल बढ़ाते गए, बॉडी स्टार्ट नहीं हो, बॉडी मोशन में नहीं आ रही, बॉडी मोशन में नहीं आ रही, हमने और बढ़ाया, बॉडी अभी भी मोशन में स्टार्ट नहीं, मोशन में नहीं आई। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ाते जाओगे तो एक एक्सटर्नल फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू वो आएगी, जिसके करस्पॉन्डिंग जो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है, उसकी जो वैल्यू होगी वही जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा, उसी को हम बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो क्या हुआ, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ए मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम पॉसिबल स्टैटिक फ्रिक्शन, दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। और इसकी जो वैल्यू है कैसे निकालेंगे, ये जो है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दी वैल्यू जो मैग्नीट्यूड जो, ठीक है, आगे एरो लगा के लिखेंगे, ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज proportional to the normal reaction between surfaces of body, ठीक है, between surfaces of body, that is क्या मतलब हुआ इसका ये मतलब हुआ मेरे बच्चे कि जो लिमिटिंग जो फ्रिक्शन है, मतलब FL जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के, उन दोनों बॉडी के नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। और जब हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे, लेकिन अभी कैसे हटा सकते हैं, पहले इसको नोट करेंगे जल्दी से, ठीक है, जल्दी से नोट कर लेंगे इसको, ठीक है, ओके जी, ओके। सो ठीक है, यहाँ तक। तो जब हम इसको प्रोपोर्शनलिटी जो अपने पास जो साइन है उसको जब हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमें लिखने की ज़रूरत पड़ेगी, और उसकी जो वैल्यू क्या होगी वो हम बोलेंगे, देखो, या हम इसको हम बोल सकते हैं जो FL जो होगा, ठीक है, जो FL जो होगा वो होगा अपने पास μs × n, ठीक है, μs × n, ये जो होगा अपने पास होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। ये ध्यान रखने की बात है, ये μs जो है, ठीक है, ये μs जो है ये क्या है, ये μs जो है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ओके, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, and n is the normal reaction between those bodies,
between the surfaces of those bodies, and FL is the maximum static friction, FL is the limiting friction force, ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स हो गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब एक बात बताएंगे, म्यूएस जो है डायमेंशनलेस होती है, इट इज जस्ट नंबर, ठीक है। एफएल फोर्स है, एन भी क्या है, फोर्स है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ठीक है। क्या ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसको हम बोलेंगे डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस, ठीक है, डायमेंशनलेस है। और क्या बोल सकते हैं, ठीक है, ये अपने पास हुआ मेरे बच्चे लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। चलो जी, बहुत बढ़िया, समझ में आया, इतनी कॉन्सेप्ट समझ में आया, बिल्कुल। एक थर्ड भी लिख लेते हैं साथ ही, लगते हाथ ही इसको भी निपटा डालते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो है इसको डायनेमिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, डायनेमिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं इसको, डायनेमिक फ्रिक्शन। अभी इनके एग्जाम्पल्स लेंगे मेरे बच्चे, ठीक है। यदि जिसको प्रॉब्लम आ रही है समझने में, ठीक है, हम जब न्यूमेरिकल्स करेंगे, जब इनके जो एग्जाम्पल्स करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है बताएंगे ज़रा। काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो तब एग्जिस्ट करेगा किन्हीं दो बॉडीज़ के बीच में जब बॉडीज़ मोशन में है, ठीक है। एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर मूवमेंट कर रही है, मोशन में है, ठीक है, तब अपने पास जो फोर्स लगेगा उसको हम बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। ऑलवेज अपोजेस दी रिलेटिव मोशन, ठीक है, ऑलवेज अपोजेस दी रिलेटिव मोशन। तो हम ये बोलेंगे इफ ए बॉडी is moving, if a body is moving on the surface of another, on the surface of another body, ठीक है, then there is a opposing force, there is a opposing force between surfaces of bodies which opposes the relative motion, relative motion of bodies, ठीक है, अपोजिट रिलेटिव मोशन। चलो बहुत बढ़िया। जैसे यहाँ पर बात करें, मान लीजिए ये सरफेस है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो बॉडी जो मूवमेंट कर रही है, ठीक है, मोशन में है, ये v मीटर पर सेकंड से जो है वो मूवमेंट कर रही है, ठीक है। तो मोशन आगे की ओर है, ठीक है, मतलब इस सरफेस के रिलेटिव में m जो वो आगे की ओर चल रहा है, तो ये सरफेस कहेगी कि भाई तू आगे क्यों चल रही है, मैं तेरे को चलने नहीं दूंगी, क्योंकि मैं अपोजिशन दिखाऊंगी। तो अपोजिशन के लिए क्या करेगा, ये एक फोर्स को जनरेट करेगा जिसको जो अपने पास बोलेंगे एफ के, फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो हम ये लिखेंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ, ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, द मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज सिमिलरली, लिमिटिंग फ्रिक्शन के सेम टू सेम ही है, द मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द normal reaction, between them, ठीक है, between the bodies। कैसे, देखो जो F के जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नॉर्मल रिएक्शन इन दोनों बॉडीज़ के, और यदि हम इसके प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो F के जो आ जाएगा वो आ जाएगा म्यू के इंटू एन। म्यू के जो है वो
कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है, वाजिवा। म्यू के क्या है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो सेम टू सेम वो का वही है, बस कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, सेम टू सेम वही है, ठीक है। अब देखो यहाँ तक अपने पास फोर्स जो है फ्रिक्शन फोर्स कंप्लीट होते हैं। हालांकि काइनेटिक फ्रिक्शन भी 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन भी 2 टाइप के होते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन, वो भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब हम 1-2-3 पॉइंट आपसे डिस्कस करेंगे, तो नोट लगाकर 1-2 पॉइंट लिखेंगे, बहुत ही बेहतरीन जो पॉइंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। पहली बात हम लिखेंगे जो कोफिशिएंट ऑफ जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ऑलवेज ग्रेटर देन टू काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, ठीक है, पहली बात, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज greater than coefficient of kinetic friction, coefficient of kinetic friction। दैट इज मैं ये बोल सकता हूँ कि जो कोफिशिएंट ऑफ जो अपने पास स्टैटिक फ्रिक्शन है, यानी म्यू एस जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू के होगा। ये क्या है सर, कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये कैसे हुआ सर? देखो एक बार विजुलाइज करेंगे, ये मान लीजिए कोई बॉडी है, एम मास की कोई बॉडी है, ठीक है, बहुत बढ़िया। मान लीजिए यहाँ पर एफ फोर्स से आपने अप्लाई किया, ठीक है, बहुत बढ़िया। जब आप फ्रिक्शन फोर्स को एक्सटर्नल फोर्स को जब आप अप्लाई कर रहे हो तो बढ़ा रहे हो, धीरे धीरे फोर्स को बढ़ाते जाओगे। बॉडी अभी मान लीजिए अभी बॉडी की मोशन स्टार्ट नहीं हुई, ठीक है, आपने एक्सटर्नल फोर्स को और बढ़ाया तो इस पर लगने वाला जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो और बढ़ा, ठीक है, लेकिन अभी स्टार्ट नहीं हुई मोशन। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप जो है मैक्सिमम एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे, उस पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा एफ एस, स्टैटिक फ्रिक्शन, और उसकी जो वैल्यू होगी म्यू एस इंटू एन। नॉर्मल रिएक्शन तो अपने पास लग रही है ना ऊपर की ओर, ठीक है, ये एम जी लग रहा है, इसको कैंसिल आउट करने के लिए एन एम जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, ये तो इक्वल है। अब मैक्सिमम अब अभी बॉडी स्टार्ट नहीं हुई है, एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर जो लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा उसके आगे यदि आपने फोर्स लगाया तो जो फ्रिक्शन जो लगेगा, बॉडी स्टार्ट हो गई मोशन करना तो वो लगेगा म्यू के इंटू एन, एन एन तो सेम है, ये बात बता है, बस एफ और एस, एफ के ज़्यादा है। तो देखो हुआ ये है, जब किसी बॉडी को जब आप स्टार्ट करते हो ना तो उस बॉडी को स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा और मुश्किल काम है, लेकिन यदि बॉडी एक बार मोशन में आ जाती है तो मोशन में जो लगने वाला जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाता है। मोशन में लगने वाला फ्रिक्शन क्या हो जाता है, अपने पास कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखो जब आप बॉडी को स्टार्ट करना चाहोगे, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन एक बार बॉडी मोशन में आ गई ना, एक बार बॉडी मोशन में आ गई तो वो जो इफेक्टिवनेस है उन मोलिकुलर फोर्सेज का टाइम जो है वो नहीं लग पाए, उतना ज़्यादा नहीं मिल पाएगा, ठीक है, रिएक्शन करने के लिए, ठीक है। मान लीजिए कई बार होता है ना कि आप लो ऑफ इनर्शिया से, ठीक है, बाइक को चला रहे हैं, अचानक से एक स्पीड ब्रेकर आ गया और आपने बहुत ज़्यादा भगा रखी है, 70 की स्पीड है, 70 की स्पीड से चल रहे हो आप और आप अचानक से निकाल जाते हो तो आपको पता ही नहीं चलता कि कब गया वो ब्रेकर, झटका ही नहीं लगता आपको, ठीक है, फील ही नहीं होता। तो वही सिचुएशन यहाँ पर है, जब एक बार वो ब्लॉक जो है उस सरफेस के ऊपर एक बार स्टार्ट हो गया ना मूवमेंट करना, बाद में जो उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी उसको रोकने के लिए, तो जो फ्रिक्शन जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो कम हो जाएगा। लेकिन एक बार उसको जो स्टार्ट करना है ना, उस बॉडी को जो अपने पास जो इनर्शिया स्टेट ऑफ रेस्ट है, स्टेट ऑफ जो मूवमेंट की अवस्था है उसको गतिमान करवाने में जो वो जो बहुत जोर आता है, तो वहाँ पर जो फ्रिक्शन जो है
वो अपने पास स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, ज़्यादा होगा। तो हम ये बोलेंगे जो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है Fs वो ग्रेटर देन होगा Fk से, ठीक है। तो μs जो है वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन μk के होगा, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना है। ध्यान में ये रखोगे कि बॉडी को स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन बॉडी जब एक बार मोशन में आ जाती है तो उसको मेंटेन रखना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो वहाँ पर जो फ्रिक्शन जो है Fk वो कम लगता है, ठीक है। और स्टैटिक फ्रिक्शन वो बहुत ज़्यादा होता है। कारण हमने बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्सेज हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रबल होते हैं, बहुत इफेक्टिव होते हैं, रेस्ट पर होती है बॉडी, ठीक है। लेकिन जब मूवमेंट में होती है तो वो टाइम नहीं मिल पाता है, ठीक है। अट्रैक्शन करने के लिए जो है वो टाइम नहीं मिल पाता है, और रेस्ट पर तो बहुत ज़्यादा टाइम है। फिर तो कहोगे भाई आ जाओ अट्रैक्शन कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये कारण होता है, छोटा सा हमने बताया, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो ये हमने बोला, ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट है वो हमेशा छोटा होता है, बिल्कुल होता है। चलो भाई बहुत बढ़िया। और हम बात करें, देखो, ठीक है, ये बात हुई अपने पास, ठीक है। सेकंड जो हम बात करें, देखो, ठीक है, सेकंड हम बात करेंगे, देखो क्या होता है। हम बात करें सेकंड जो अपने पास जो है, तो हम आपको बताएंगे कि जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर जो मूवमेंट करती है तो जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है ना, उस फ्रिक्शन फोर्स की डिपेंडेंसी देखो किन पे होता है, ठीक है। तो हम वो लिखेंगे द फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, बट डिपेंड्स ऑन द नेचर, on the nature of surfaces and roughness, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि इंटरनेट के ऊपर भी दे रखा होगा कई बार, ठीक है, अदरवाइज आपको मिल जाएगा। कई बार जो है डाउट आता है, बहुत बार डाउट आता है, तो ध्यान ये रखना आपको कि जो फ्रिक्शन फोर्स है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, बट डिपेंड करेगा किन के ऊपर, डिपेंड्स ऑन दी नेचर ऑफ दी सरफेसेस। उन सरफेसेस की नेचर कैसी है, ठीक है, वो जो सरफेसेस है मेटल की हैं, दोनों की सरफेस है, या वुड लकड़ी की है, ठीक है, या उन सरफेसेस की अपने पास जो है रफनेस कैसी है, स्मूथ है या नहीं है, रफ है, तो उन पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो नेचर क्या है और उन सरफेसेस की जो अपने पास रफनेस है या स्मूथनेस है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ऐसा ही हम ये भी बोल सकते हैं जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो वेलोसिटीज़ पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है भाई, फ्रिक्शन तो ये भी वही है, फ्रिक्शन तो वही है। तो काइनेटिक जो फ्रिक्शन है वो वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, सेम टू सेम ये बोल देंगे, वो डिपेंड करेगा ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस एंड रफनेस, ठीक है, रफनेस ऑफ सरफेसेस ऑफ बॉडीज़। तो ये हमने बात की, ठीक है, बहुत बढ़िया, वाजिब सर, ठीक है, इतनी बात हमने की, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट करेंगे और फिर देखते हैं आगे क्या रह गया भैया, ठीक है, ओके। तो भाई चलो, ठीक है, अब एक छोटा सा ग्राफ आपको और बता देते हैं, ठीक है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज भी बता देंगे, लेकिन एक हल्का सा ग्राफ हम आपको बता दें, देखो होगा क्या। चलो लिखेंगे, ठीक है, लिखो भैया, इसमें एरो लगा के रिफ्लेक्शन का टॉपिक है, छोटा सा ग्राफ बताएंगे आपको, ठीक है, ग्राफ बिटवीन
एक्सटर्नल फोर्स एंड, ठीक है, एंड फ्रिक्शन फोर्स। ये क्या है? देखो, मान लेते हैं कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, सही है, बिल्कुल। हमने इनके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया F, ठीक है। इस सरफेस का म्यूएस भी दे रखा है, इस सरफेस का म्यू के भी दे रखा है, ठीक है। अब इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स तो लगेगा, बिल्कुल लगेगा सर, ये भी क्या कोई बात है, फोर्स लगेगा तो फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा। चलो ठीक है, रफ है सरफेस। अब हम एक ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये हमने ले लिया भाई, ठीक है, ये हमने ले लिया फ्रिक्शन फोर्स और ये ले लिया हमने एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स। अब देखो यहाँ पर देखना, ध्यान देना जरा, ध्यान से देखिए, अब जरा ध्यान से देखिए। जब हमने बोला कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, जब हमने बोला एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो कोई बॉडी मोशन में होगी क्या? नहीं भाई, फ्रिक्शन फोर्स एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स ही जीरो है तो बॉडी रेस्ट पर है, कोई फोर्स नहीं है, तो फ्रिक्शन फोर्स भी क्या होगा? जीरो होगा। वाह सर, फ्रिक्शन फोर्स जीरो होगा, बिल्कुल सर जीरो होगा। अब मैंने ये जो एक्सटर्नल फोर्स को मैंने बढ़ाया, मान लीजिए एक्सटर्नल फोर्स को मैंने मान लीजिए अपने पास जो भी है अपने पास 1 न्यूटन कर दिया, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स को मैंने बढ़ाया और अभी बॉडी मूवमेंट में नहीं आई है, बॉडी मोशन में नहीं आई है, तो मैंने बताया था जब कोई बॉडी मोशन में नहीं आए और टेंडेंसी ऑफ मोशन हो तो जो लगने वाला फोर्स होगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है अप्लाइड जो एक्सटर्नल फोर्स है, अप्लाइड जो एक्सटर्नल उसके इक्वल होगी। बिल्कुल सर इक्वल होगी, आई एग्री। मतलब 1 न्यूटन का है तो यहाँ पर भी 1 न्यूटन लगेगा, मतलब यहाँ पर कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये दोनों का पॉइंट यहाँ आएगा, ठीक है। मतलब जब तक बॉडी स्टार्ट न करे, तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगा, ठीक है, बिल्कुल होगा। और ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो टेन थीटा जो होगा, स्लोप जो होगी वो वाई अपॉन एक्स यानी एफ अपॉन एफ होगा, यानी 1 आ जाएगी, यानी 45 डिग्री, यानी यहाँ से 45 डिग्री तक आएगा अपने पास जो ग्राफ आएगा वो 45 डिग्री से आएगा। और मान लीजिए हमने फ्रिक्शन एक्सटर्नल फोर्स को और बढ़ाया तो फ्रिक्शन जो अभी मोशन स्टार्ट नहीं हुई तो अपने पास जो एक्सटर्नल फोर्स है, जो फ्रिक्शन फोर्स है वो भी बढ़ा, ये भी बढ़ा, वो भी बढ़ा, ये भी बढ़ा, हम भी बढ़े, वो भी बढ़ता गया। एक्सटर्नल फोर्स को और बढ़ाया तो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, वो तब तक इक्वल रहेगा जब तक कि जो है वो बॉडी मोशन में नहीं आती, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहाँ तक जो है, यहाँ तक आपने फोर्स को बढ़ाया और मान लेते हैं कि इसके बाद में जो है वो बॉडी मोशन में आनी स्टार्ट हो गई, तो हमने एक बात बताओ, ये जो फोर्स फ्रिक्शन जो फोर्स होगा, ये जो फ्रिक्शन होगा, इसके बाद में जो बॉडी वो मोशन में आने स्टार्ट कर देगी, इस फोर्स को हमने बोला था लिमिटिंग फोर्स, ठीक है, एफ जो बोला था, और उसकी वैल्यू हमने बताई थी μSN। ध्यान है? बिल्कुल। अब इसके बाद में जो हमने एक्सटर्नल फोर्स को और बढ़ाया तो जो फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन जो फोर्स है अब जो लगेगा वो मोशन में आने स्टार्ट होगी बॉडी। अब बॉडी मोशन स्टार्ट करने लग गई इस एक्सटर्नल फोर्स के बाद में, अब बॉडी मोशन में स्टार्ट हो गई, बॉडी मोशन में मोशन करने लग गई, तो जो फ्रिक्शन फोर्स है अब लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होती है। मतलब अब जो वो सडनली वो है ड्रॉप होकर कम हो जाएगी अपने पास जो फ्रिक्शन, ठीक है। अब जो है वो फ्रिक्शन कम हो जाएगा और हम इस फ्रिक्शन को बोल लेंगे अपने पास एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन जो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स नहीं होता उसकी वैल्यू सेम टू सेम ही रहती है। तो आप कितना भी आगे फ्रिक्शन एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ाते जाओ, कितना भी आप एक्सटर्नल फोर्स को आगे बढ़ा दो, लेकिन जो काइनेटिक फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू बढ़ेगी नहीं, उसकी वैल्यू कॉन्स्टेंट रहेगी। और उस कॉन्स्टेंट वैल्यू को हम लिखते हैं एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू एन। क्या लिखते हैं? म्यू के इंटू एन। तो ये अपने पास एक ग्राफ आता है, ठीक है। तो ध्यान रखना
क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, क्या पता स्लोप चेंज कर दे, तो 45 डिग्री स्लोप होती है, सडनली जस्ट ड्रॉप होगा और म्यू के एन हो जाएगा। सही है, बिल्कुल सही है। अब आगे हेडिंग डालेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या हानियां हैं। पहला लाभ क्या है, पहला लाभ क्या है, वॉकिंग इज पॉसिबल। ठीक है, वॉकिंग इज पॉसिबल, इसको कैसे भूल सकते हैं। हमारा चलना, तुम्हारा लोगों से मिलना, तुम्हारा उससे मिलना फ्रिक्शन से ही पॉसिबल है। धन्यवाद करके जाना, अब की बार जो मिल के आओ ना तो धन्यवाद करना फ्रिक्शन जी को कि हाँ जी धन्यवाद, मिल के आ गए। तो वॉकिंग इज पॉसिबल, राइटिंग इज पॉसिबल, होल्डिंग द पेन इज पॉसिबल। ठीक है, राइटिंग इज पॉसिबल, राइटिंग इज पॉसिबल। ठीक है, ब्रेक्स इन व्हीकल पॉसिबल। अब ब्रेक नहीं लगेंगे तो तुम्हारी कहानी फेल हो जाएगी। ब्रेक्स इज पॉसिबल, ब्रेक्स, ठीक है, ब्रेक्स आर पॉसिबल इन व्हीकल। ठीक है, सही बात है, बिल्कुल। लेकिन उसके और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। एडेसिव फोर्स होता है, ठीक है, स्टिकिंग ऑफ टू बॉडीज, अटैचिंग ऑफ टू बॉडीज पॉसिबल है। ठीक है, ये लिख लेना यार आगे। अब मेन जो हमने पास डिसएडवांटेजेस में क्या है, ठीक है, इट अपोजेज द रिलेटिव मोशन thus we have to provide extra energy in maintaining the motion। उस मोशन को मेंटेन रखने के लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, डिसएडवांटेज क्या है, अपने पास जो मशीनरीज हैं, ठीक है, हीट प्रोड्यूसेस, ठीक है, हीट प्रोड्यूसेस इन मशीनरीज में हीट प्रोड्यूस होती है बहुत ज़्यादा, ये भी कारण है। अच्छा जी, और टीयर एंड वियर, ठीक है, चीर फाड़ भी इसी कारण होती है। अरे भाई फट जाते हैं टायर, तुम्हारी गाड़ी के टायर फट जाते हैं, इसी के कारण होता है, घिस जाता है। ठीक है, तो हम बोलेंगे वियर एंड टीयर, ठीक है, ऑफ पार्ट्स ऑफ मशीनरीज, पार्ट्स ऑफ मशीनरीज ड्यू टू फ्रिक्शन। ये भी इसी के कारण है, ये डिसएडवांटेजेस ही हैं। ठीक है, डिसएडवांटेजेस ही हैं, ये भी अपने पास डिसएडवांटेज। कई बार तो क्या हो जाता है कि जो पार्ट्स है वो ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इसके कारण डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, बहुत है, इनफ है, बहुत सारे एग्जांपल्स हम लिख सकते हैं। और तो हम क्या क्या बताएं आपको, फ्रिक्शन तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग तो है लेकिन ये टाइम गवाही नहीं देता मेरे बच्चे। ये टाइम जो है ना बड़ा कातिलाना है यार, ये टाइम जो है नहीं भाग। ये देखो 1 आवर हो गया, ठीक है, 1 आवर से ऊपर हो गया। फिर तुम कहोगे सर बहुत ज़्यादा लेंथी बना देते हो वीडियोस को, है ना। धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे साथ साथ में, ठीक है, डीप से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएंगे। मेरे को फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आपको लिंक दे रखी है, फेसबुक के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, कोई पर्सनल डाउट हो या कोई जीवन की समस्या हो तो मुझसे शेयर कर सकते हैं। सही है, जितना हो सके उतना तो हेल्प करूँगा यार। ठीक है, और व्हाट्सएप पर आप कनेक्ट हो सकते हैं, जो भी डाउट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, और बाकी अपने जो रिव्यूज़ हैं बताएंगे कि कहाँ मिस कर रहे हैं, क्या और सुधार की ज़रूरत है, हमें क्वेश्चंस क्या आपके इसके साथ साथ क्वेश्चंस भी करवाएं, या अपना जो ये सही है कि थ्योरीज पढ़ा रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, उसके बाद में क्वेश्चंस करवा देते हैं, क्या ये भी सही है। ठीक है, जो भी आपकी राय हो कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएंगे सभी के सभी। ठीक है, और बस इतना ही रखते हैं। बाकी अभी भी और भी टॉपिक है। फ्रिक्शन के बाद में हम ये अपने पास जो
कंप्लीट किया, इसके बाद में फ्रिक्शन का बहुत ज़्यादा पोर्शन अभी बचा हुआ है, क्वेश्चंस बचे हुए हैं, मेन तो ये है क्वेश्चंस बचे हुए हैं, न्यूमेरिकल्स बचे हुए हैं, अपने पास जो काइनेटिक फ्रिक्शन के टाइप्स हैं स्लाइडिंग और रोलिंग वो भी हम करेंगे, ठीक है। आगे वो भी आएगा कि जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो बहुत ही कम लगता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, क्या कारण है तो वो भी बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे फिर, ठीक है। तब तक के लिए क्या करना है, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप टेकिंग लिक्विड डाइट एंड डू मोर एंड मोर आउटडोर एक्टिविटीज़। आई विल मीट यू नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, थैंक यू वेरी मच।